नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो मैं आपको एक आदर्श पाठ्य योजना बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले जो अच्छी पाठ्य योजनाएं होती थी, उत्तम पाठ्य योजनाएं होती थी, वो इसी प्रकार की बनाई जाती थी। और वर्तमान समय में कुछ शिक्षाविदों ने अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है। उस चेंज को भी मैं आपको बता दूंगी कि अभी वर्तमान में कई लोगों ने अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन को भी कॉलम में जोड़ लिया है। लेकिन अगर हम देखें तो हिंदी की जो पाठ्य योजना होती है, वो गद्य की पाठ्य योजना अलग होती है, कविता की अलग होती है, व्याकरण की अलग होती है। तो आइए आज हम देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी पाठ्य योजना बता रही हूँ, जिसमें वेरी गुड और बहुत सारे शिक्षाविदों ने बहुत कमेंट किए थे और बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थी। और कई उत्तम पाठ्य योजना की जो पुस्तकें हैं, उनसे भी इनके बारे में हमने जब देखा तो उनकी समीक्षा में भी यह पाठ्य योजना जो थी वो खरी उतरी। तो आइए हम जानते हैं। मैं आपको मेरी खुद की पाठ्य योजना दिखा रही हूँ। तो आप सभी को पता है कि हमको 20-20 लेसन प्लान बनाने होते थे। तो जैसे मान लीजिए, जो आपका फाइनल होता है लेसन प्लान, या आपका सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आजकल माइक्रो टीचिंग की जाती है, तो इसी तरह से क्रिटिसिज्म लेसन प्लान वो कहलाता है, आलोचनात्मक पाठ्य योजना, जिसमें शिक्षक एक साथ बैठते हैं और विद्यार्थी पढ़ाता है और फिर सभी शिक्षक और विद्यार्थी उस पर टिप्पणी करते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि एक उत्तम पाठ्य योजना जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले ऊपर की जो रूपरेखा है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे, कि छात्राध्यापिका का नाम। तो छात्राध्यापिका वो होता है जो आपका, अगर महिला है तो छात्राध्यापिका, और यदि पुरुष है तो वो छात्राध्यापक, जो शिक्षक भी होता है और छात्र भी होता है, डीएड बीएड कर रहा होता है। फिर आपकी कक्षा, वर्ग आपका सेक्शन कौन सा है, कालखंड आपका कौन सा है, विषय हिंदी में गद्य की पाठ्य योजना है ये, समय जो है वो 40 मिनट का लेसन प्लान, और आपको डेट डालनी होती है, आपको दिन देना होता है, और छात्रों की औसत आयु। तो आप किस कक्षा का प्लान बना रहे हैं, तो 16 से 17 वर्ष का या 14 से 15 वर्ष का, इस तरह से आपको डालना होता है। उस शाला का नाम डालना होता है जहाँ पर आपने अध्यापन कार्य किया था। तो मैंने नवीन विद्या भवन में पढ़ाया था, तो मैंने वो लिखा है। और प्रकरण जो होता है वो है बदलते परिवेश में बदलती महिला। तो मैंने इसको एक लेख से लिया था। और फाइनल प्लान जो होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पुस्तक से ही पढ़ाएं, आप समसामयिक घटनाओं से, या आप अखबार में भी कई बार लेख होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उन पर भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गद्य की पाठ्य योजना जो होती है, उसमें हमको हमारे जो उद्देश्य होते हैं, उसमें यहाँ पर सबसे पहला उद्देश्य जो है वो आपको ज्ञान का उद्देश्य। नॉर्मली आजकल लोग ह्यूमैनिटी को देख करके, क्योंकि आपका साइंस का प्लान हो, या आपका पर्यावरण का हो, गणित का हो, या इंग्लिश का हो, साथ में संस्कृत का हो, तो लोगों ने आजकल एक ट्रेंड शुरू कर दिया है कि सभी में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। बल्कि ये सही नहीं है। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो ह्यूमैनिटी में और साइंस में लिखे जाते हैं, भाषा या साहित्य में इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। तो मैं आपको हिंदी का सबसे उत्तम पाठ्य योजना हिंदी की दिखा रही हूँ। और आप सभी गुमराह ना हो। सामान्य उद्देश्य, कई शिक्षक कहते हैं सामान्य उद्देश्य क्यों नहीं लिखते हैं, तो ये लोग एक दूसरे को देख करके टीप करके लिखाना चालू कर देते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य में या हिंदी गद्य या पद्य में कभी भी इस तरह के जो उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य नहीं होते। तो यहाँ पर हिंदी गद्य में जब आप प्लान बनाएंगे तो ज्ञान का उद्देश्य है। ज्ञान के कई उद्देश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर छात्रों के शब्द भंडार और सूक्ति भंडार में वृद्धि करना है, और तथा भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना है। तो इसका अर्थ ये है कि छात्र जितना जानते हैं, उससे अधिक उनको हमको बताना है।
तो ये वाली चीज़ हमको लेकर के चलनी है। फिर आता है आपका उच्चारण। उच्चारण में हम जो आपका आर्टिकल है या जो आपका पाठ है, उससे संबंधित हम कुछ कठिन शब्दों को लेते हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा कठिनता होती है। फिर आपको नए शब्द लेना होता है। नए शब्द वो होते हैं जो आपने कभी नहीं देखे हैं या आपके पाठ में आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा हटकर हैं, तो ये नए शब्द कहलाते हैं। फिर आपका विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हिंदी में होती है। विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना में आपको गद्य शिक्षण का जो मेन लेख होता है, उसमें आपको कुछ ऐसे उद्धरण लेने होते हैं जिनको आपको लगता है कि इस पाठ में उनको समझाए जाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था कि ईश्वर ने सबके लिए बिना भेदभाव के दुनिया रची है, परंतु उसकी सबसे अनुपम कृति इंसान ने इसे औरतों और पुरुषों की दुनिया में तकसीम कर दिया। वर्चस्व पुरुषों के पास रहा और औरतें नियमों में बांध दी गई। तो ये सेंटेंस ऐसा लगता है कि समझाया जाना ज़रूरी है। फिर स्त्री की आँखें सपने भी नहीं देख सकती थी, लेकिन ईश्वर ने एक चीज़ स्त्री को ही दी थी, सौम्यता और स्वभाव। तो इनकी जो व्याख्या है, इस तरह के हमको कुछ उद्धरण या कुछ कई लोग प्रश्न भी लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें गद्य के पाठ में से लेना होती हैं, जिनकी व्याख्या जो है वो हमको पूरे पाठ में करनी है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ नीचे कि आपका जो उद्देश्य है, ज्ञान के उद्देश्य के बाद आपका होता है कौशल का उद्देश्य। कौशल का उद्देश्य होता है, उसमें होता है कि विद्यार्थी इस पाठ को जब पढ़ेगा तो उससे वो क्या-क्या सीखेगा। वो उद्देश्य में इसका पहला पॉइंट होता है अर्थ ग्रहण संबंधी उद्देश्य, मतलब पाठ को सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना या प्राप्त करना। तो इसमें सस्वर वाचन अर्थात कि विद्यार्थी को ये बताया जाता है कि जब वो इस पाठ को पढ़ेगा तो इससे क्या क्या सीखेगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका दूसरा उद्देश्य जो है पढ़कर भाव ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, अर्थात ये हमको बताना है कि विद्यार्थी जब भी किसी पाठ को पढ़ेगा तो वो उसके भाव को समझने की योग्यता उसमें अपने आप आ जाएगी। फिर आता है आपका अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य। अभिव्यक्ति संबंधी उद्देश्य में हम लिखते हैं शुद्ध बोलकर अभिव्यक्त करने का प्रयास करना, मतलब विद्यार्थी जो है वो शुद्ध उच्चारण करे। फिर है आपका शुद्ध लिखकर अभिव्यक्त करने के कौशल का विकास करना, मतलब आप जब गृह कार्य देते हैं तो बच्चा जो है वो लिख कर लाता है या कक्षा कार्य में, और जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वो शुद्ध बोलकर अभिव्यक्त करता है। फिर आता है आपका मौलिकता संबंधी उद्देश्य। मौलिकता संबंधी उद्देश्य कौन से होते हैं? विषय वस्तु पर विचार कर सही ढंग से प्रस्तुत करने के कौशल का विकास करना, विचारों को परिमार्जित कर प्रस्तुत करना, सही व श्रेष्ठ विचारों को मौलिक रूप से क्षमता प्रदान करना। मतलब ये है कि विद्यार्थी जो कुछ भी पढ़ेगा उसको समझेगा और फिर अपने सही शब्दों के चुनाव के द्वारा और विचारों का मौलिक रूप जो है वो अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत करेगा। फिर आता है आपका अभिवृत्ति का उद्देश्य। पाठ के माध्यम से छात्रों में ऐसे भाव उत्पन्न करना है जिससे वे जीवन में प्रकृति की अनुपम कृति का सम्मान कर सकें। तो आपको जैसे ये आपने जीवन से संबंधित है, कई बार प्रकृति से संबंधित पाठ होते हैं, तो हमें यहाँ बताना है कि विद्यार्थी जो है वो पाठ को पढ़ने पर उसके मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच भी उत्पन्न करना है। फिर आता है आपका रुचि संबंधी उद्देश्य। तो रुचि संबंधी उद्देश्य जो है वो है हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति रुचि प्रदान करना और पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से ये आपके जो थे वो उद्देश्य थे। फिर आता है आपका उद्योतन सामग्री। तो उसको सहायक सामग्री भी कहा जाता है, जिसमें आप लपेट श्याम पट पर अंकित रिक्त स्थान भरकर ले जाएंगे मॉडल, चार्ट, फर्नीचर, स्त्री का ढांचा, शोषित स्त्री, आधुनिक नारी के चित्र, ये सब मैंने यूज़ किए हैं, तो मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा है। फिर आता है आपका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हमको ये बताना पड़ता है कि छात्र महिलाओं के विषय में छात्रों को पूर्व ज्ञान है।
फिर आता है आपका प्रस्तावना के प्रश्न या उत्प्रेरण उपक्रम कहते हैं, जिससे हम अभिप्रेरित करके बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पूछा गया है, हम सभी के जीवन का प्रारंभ कैसे होता है? तो जवाब आया कि जन्म से होता है। फिर हमें कौन जन्म देती है? हम सभी को माता या नारी जन्म देती। तो प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं ताकि अंतिम प्रश्न में आपका जो है वो उत्तर आ जाए। जैसे यहाँ पर मैंने पूछा है, वर्तमान समय में नारी की स्थिति कैसी है? तो उत्तर आया कि वर्तमान में नारी की परिस्थितियों तथा उसकी सोच में बहुत परिवर्तन हो चुका है और वह हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ चुकी है, या वर्तमान में उसका परिवेश जो है वो बदला है। तो अब यहाँ पर पाठ्यासाम्भी सूचना कहा जाता है, आजकल लोग उसको उद्देश्य कथन कहते हैं। एक्चुअली वो ह्यूमैनिटी में और साइंस में उद्देश्य कथन कहते हैं, मगर यहाँ हम लिटरेचर में पाठ्यासाम्भी सूचना, जिसमें हमें ये बताना होता है कि हम आज क्या पढ़ा रहे हैं। तो आज हम सहला फाइज द्वारा लिखित लेख बदलती दुनिया के साथ बदलती महिला का अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है? प्रस्तुतिकरण वो है कि अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से पाठ का विकास 2 अनुविधियों में किया जाएगा, मतलब 2 खंडों में किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इतने बड़े पाठ होते हैं जिनको एक ही प्लान में पढ़ाना मुश्किल होता है। फिर आती है आपकी शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आप पाठ में प्रश्नोत्तर विधि, अभिनय विधि, चित्र प्रदर्शन विधि और मॉडल विधि का आश्रय जो आप करेंगे वो सब आपको लिखना होता है। फिर आता है आपका उद्देश्य संकेत, जिसको लोग आजकल नॉर्मली को कई लोग विषय वस्तु लिखते हैं। आप विषय वस्तु भी लिख सकते हैं, शिक्षण संकेत भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ शिक्षण संकेत या विषय वस्तु। फिर पाठिका द्वारा प्रस्तुत संस्कृतियाँ, मतलब नॉर्मली लोग छात्राध्यापिका के कार्य लिखते हैं और अंत में लिखते हैं कि छात्रों का कार्य या श्यामपट्ट कार्य। और उसके साथ ही आजकल जो एक ट्रेंड में है वो है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, मतलब ये सीखने के बाद बच्चे में क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ पर आपको उद्देश्य संकेत में यहाँ लिखा जाएगा कि सुनकर और पढ़कर अर्थ और भाव ग्रहण करना, क्योंकि यही उद्देश्य है पाठ का। तो आपकी प्रथम अनुविधि में हम कहाँ से कहाँ लेंगे? तो हमने जो 4 उद्धरण लिए थे उसमें से हम जहाँ से जहाँ तक लेंगे उसको हम यहाँ डैश करके लिखेंगे। फिर हम आएंगे आदर्श पठन पर। आदर्श पठन में पाठिका द्वारा उच्चारण और विराम चिन्हों को दृष्टिगत रखते हुए पाठ का वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन होता, आदर्श पठन में शिक्षक पढ़ता है और अनुकरण वाचन में एक एक विद्यार्थी को खड़ा करके पढ़ाया जाता है। फिर आता है आपका उच्चारण संशोधन। तो यहाँ पर हम कठिन शब्दों को छांटते हैं और नवीन शब्दों को लेकर के उनका अर्थ बताते हैं। अब यहाँ जो आपका है कि छात्रों का स्वकर्तव्य, उसमें हमको छात्र यहाँ बताना होता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो छात्र क्या कर रहे हैं। तो छात्र वाक्यों तथा उच्चारण पर ध्यान देते हुए अर्थ व भाव ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से हमारा ये लेसन प्लान का जो एक पार्ट है वो चल रहा है। फिर आते हैं हम यहाँ पर कि आपका बोध या भाव ग्रहण करना, जिसमें आपका केंद्रीय भाव बोध की प्रश्न। अच्छा, हमें याद रखना कि जब पेज बदलता है तो उद्देश्य संकेत, पाठिका द्वारा प्रस्तुत संस्कृतियाँ और छात्रों का स्वकर्तव्य हमें हर पेज में लिखना है। अब फिर आता है आपका केंद्रीय भाव बोध के प्रश्न, जिसको नॉर्मली साइंस में या बाकी सब्जेक्टों में बोध प्रश्न कहते हैं और लोग उसी को सही समझते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि भाषा में इसको केंद्रीय भावबोध के प्रश्न कहते हैं, जो हमें पाठ समझाने से पहले पूछने होते हैं। तो ईश्वर की सबसे अनुपम कृति क्या है? मनुष्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इस तरह से हमने प्रश्न पूछे। फिर भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना आया और काठिन्य निवारण आया। तो भाषा तत्वों के ज्ञान प्रदान करने में, काठिन्य निवारण में हम ये लिखते हैं कि छात्रों के सहयोग से पाठिका द्वारा काठिन्य निवारण कराया जाएगा या छात्राध्यापक के द्वारा। इसमें हम शब्द लेते हैं, अर्थ लेते हैं, रूप लेते हैं और विधि लेते हैं। कई लोग आजकल केवल शब्दार्थ लिखते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि आपने जैसे कृति लिया मैंने, तो उसका अर्थ हुआ रचना।
इसका रूप ये है कि मैंने उपसर्ग में इसको बाँटा है क्रीधन इति, और उसके बाद ये गोदान प्रेमचंद की कृति है। इस प्रकार से मैंने इसको वाक्य भी बना करके बच्चों को आसानी से समझा दिया। तो ये ऐसा किया जाता है। फिर आता है आपका विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, और इसमें आपने जो उदाहरण लिया था, जो ऊपर लिखा था, उसकी वस्तु विश्लेषण की व्याख्या करते हैं। और हमें लिखना ऐसे ही होता है, वस्तु विश्लेषण की व्याख्या। इसमें हम पूरा समझाते हैं, पहले उस उदाहरण को लिखते हैं और वो यहाँ एक प्रश्न बनाते हैं कि लेखक ने या लेखिका ने ये जो कहा है, इस कथन में लेखिका का क्या उद्देश्य था। फिर आपका आता है विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, जिसमें आपको स्पष्टीकरण देना होता है, जो आप पूरा समझाते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं, उसको हम स्पष्टीकरण कहते हैं। फिर आता है, और कविता में इसको व्याख्या कहते हैं। फिर आता है यहाँ पर जब छात्रों का स्वकर्तव्य में कि छात्र मनोयोग पूर्वक सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये लेसन प्लान का जो फर्स्ट पार्ट है वो होता। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को लेकर के हम फिर से उस स्पष्टीकरण करते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हम करते हैं और उसके बाद फिर बोध शक्ति की जांच करने के लिए हम बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न में आपने जो समझाया है उसके प्रश्न पूछते हैं और संभावित उत्तर जो आपके जो आपको आशा है कि बच्चा जो है वो उसका जवाब देगा, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जस्ट इसी प्रकार से हम द्वितीय अनुवृत्ति को भी करते हैं और सारी चीज़ें उसी प्रकार से करते हैं। काठिन्य निवारण, उच्चारण संशोधन सब करने के बाद हम अंत में आते हैं तो यहाँ आता हमारा पुनः वाचन, जिसमें संपूर्ण गद्यांश को विचार ग्रहण करने की दृष्टि से मौन पाठन का आदेश देकर निरीक्षण किया जाएगा। और फिर पुनरावृत्ति के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ उत्तर नहीं लिखने होते हैं। फिर कक्षा कार्य में आप या रिक्त स्थान दीजिए या सही गलत दीजिए और सही जोड़ी दीजिए, इस तरह के प्रश्न होते हैं। फिर आपका आता है गृह कार्य, जहाँ आपको एक बड़ा प्रश्न दिया जाता है और फिर श्यामपट्ट पे जो कार्य आपने कराया है, जो आपने काठिन्य निवारण किया, उसको आप पुनः यहाँ लिखते हैं। सारांश में या विशेष में आप यहाँ पर पूरी जो आपका पाठ है उसको 4 लाइनों में आपने क्या समझाया, उसका सारांश क्या है, ये लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो लेसन प्लान होता है, पाठ योजना जो होती है वो इसी प्रकार से होती है। तो आशा है कि आप सभी को ये समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम और इसके आगे बात करेंगे। धन्यवाद।